बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़ूद। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। और जैसे कि बारिशों का सिलसिला जारी है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन जो सिंध में खुसूसन कराची में सूरत हाल हमने देखी वो इंतहाई परेशान कुन थी और अभी भी वही हमने देखे मनाज़िर जो चंद दिन पहले स्पेल्स में देखने में आया कि कोई चेंज नहीं आया। कराची वाले परेशान हैं। बिल्कुल, कराची वाले परेशान हैं, इस पर बात करेंगे। और भी बहुत कुछ है, कुछ पॉलिटिकल स्टोरीज हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे डिफरेंट एंगल्स के साथ। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉप स्टोरीज की तरफ। कराची में जिंदगी मामूल पर ना आई, नशेबी इलाकों की सूरत हाल खराब, लोगों की नकल मकानी। मलीर नदी में तुग़यानी से समूगोट ज़ेरे आब, कई मकान तबाह। फर्नीचर मार्केट में पानी भर जाने से करोड़ों रुपए का नुकसान। लाड़काना, खैरपुर, नरथनशाह और ठल में पानी ही पानी हो गया। दादू में 1,25,000 गंदम की बोरियां ज़ाया होने का खदशा। लाहौर में तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी, बरकत टाउन में छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेश गोई। मशरकी बलोचिस्तान और कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। ऑपोजिशन इमरान खान से कोई एनआरओ नहीं मांग रहा। जहांगीर तरीन को रात की तारीकी में फरार कराया गया। FATF के नाम पर पाकिस्तान को फाशिस्ट रियासत और इमरान खान को पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, वज़ीर रेलवे शेख रशीद का दावा। बरतानिया से कैदियों की हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं। फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात नाकाम थी। शेख रशीद ने कहा FATF के मामले पर अपोजिशन बेनकाब हुई। और कराची में डॉक्टर महा की खुदकुशी केस में नया मोड़, गजरी थाने में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए मकतूफा के वालिद की दरख्वास्त में महाली के दोस्त जुनेद, हस्पताल के एक डेंटिस्ट और डॉक्टर मुलजिम नामजद। मुकदमा दर्ज होते ही डेंटिस्ट इरफान कुरैशी गिरफ्तार। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज कराची से ही करेंगे। और कराची के हाल कुछ बेहतर नहीं हो सके। गुज़श्ता रोज भी होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाकों के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह दरहम बरहम हो गया। बिल्कुल, ये मनाजिर हैं कराची के। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश ने शहरियों की ज़िंदगी जो है वो मुहाल कर दी है। नशेबी इलाकों के मकीन शदीद मुश्किल का शिकार हैं और साथ साथ ये आपको बताएं कई मकानात भी तबाह हो गए। मलीर नदी में तुग़यानी से समूगोट ज़ेरे आब आ चुका है। इसके साथ साथ शहरी बेसरो सामान खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं और इलाका मकीन घरों का सामान भी मुंतकिल कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि मलीर कोही गोट में सुखन नदी का पानी आने से बाड़े में बंधी हुई दर्जनों भैंसें मर गई। फर्नीचर मार्केट में आप इमेजिन करें, क्योंकि सारा लकड़ी का सामान पानी भर जाने की वजह से तबाह बर्बाद हो गया। और कहा जा रहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। दुकानदार अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने में मसरूफ रहे, लेकिन पानी निकाले कहाँ, क्योंकि हर तरफ पानी है। हर सड़क पर, गली पर, हर जगह से जब पानी होगा तो आप अपने गोदामों से या अपनी अपनी दुकानों से पानी बाहर नहीं निकाल सकेंगे। मलीर नदी का ही अगर जिक्र करें तो पानी के तेज बहाव के बायस कोरंगी काजवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया, जिसके बायस फिर इर्द गिर्द के जितनी भी कनेक्टिंग रोड्स होती हैं उस पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आया। बिल्कुल, तो ये मनाजिर भी देखें आप किस तरह से शहरी जो है पानी में डूबे हुए हैं और मामूलात ज़िंदगी तो मुकम्मल तौर पर जैम हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सूबाई वज़ीर इत्तलात और बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने मलीर और महलिका मुतासर इलाकों का दौरा भी किया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मुतासरा इलाकों में फंसे हुए लोगों को हम निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बारिश के बाद सिंध हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत के बाहर भी पानी जमा हो चुका है, जबकि मलीर नदी के पानी शहरियों को दरबदर भी कर दिया। तो ये सारा सिचुएशन जो है वो देखनी होगी कैसे मैनेज किया जाता है। ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये नहीं है कि नामुमकिन काम है। तो इसके लिए भरपूर कोशिशें करनी चाहिए सूबाई हुकूमत को, भरपूर कोशिशें। और जो जिसे कहते हैं ना ऑन द स्पॉट एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आप देखें अबूजर के लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तो बहुत बात की जाती है कि हम इंक्रोचमेंट्स हटा देंगे, सेवरेज के नालों को साफ़ कर देंगे, हम जो बड़े मेन नाले हैं जिसमें सारा पानी जाता है उससे कूड़ा करकट उठा देंगे। लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ ना। 38 नाले साफ़ करने के बाद भी अगर ये हालत है तो इसका मतलब आपको कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगी। बट आपको मशीनरी भी नज़र नहीं आ रही। टेम्परेरी जो एक्शंस लिए जाते हैं वो भी उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। इस पर हम बात करेंगे। MNA है, पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हैं, डॉक्टर शाहिदा रहमानी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि बारिशों से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया,
पूरे का पूरा कराची डूब गया। क्या कोई प्लानिंग नहीं थी, इंतजामिया के पास कोई हल नहीं था इसका? हरगिज़ नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कराची में जो बारिश हुई है, तेज़ तरीन बारिश का रिकॉर्ड 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 1931 में इस तरह की बारिश हुई थी और उसके बाद अब ये बारिश हुई है। जिस तरह मौसमियाती तब्दीली खत्ते में बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है खत्ते को, इसमें कराची के अंदर जो कुछ हुआ ये कुदरती आफात थे और इसका हम समझते हैं कि मेरे हैसियत कौम हमें कौमी यकजहती का मुजाहरा करते हुए इस कुदरती आफात के अंदर घिरे हुए लोगों की मदद करनी चाहिए थी, बजाय इसके ऊपर जो है हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। जिस तरह से PTI का हमेशा से वतीरा रहा और MQM का के चोर मचाए शोर के मुतरादिफ के उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में अपने लोगों का साथ देने के बजाय वो लोग जिन्होंने इन्हें मुंतखब किया था, जिसका ये दावा करते हैं, उन्हें ना सिर्फ बीच मंधार में छोड़ दिया बल्कि उन्होंने इस तरह की वीडियोस उस मुश्किल वक्त में वायरल की। जैसे कि आपने देखा कि बांग्लादेश की कुछ वीडियोस जो है जिसमें कहा गया कि जी मछलियाँ आ गई पानी के साथ घरों में, इसी तरह मगरमच्छ को लेके आ गए फिलिपाइन से, अफ्रीका से, कहीं अमेरिका से वीडियो शेयर करें। यानी एक तो लोग परेशान हैं, उसमें से आप कह रहे हैं जी बंद टूट गया, पानी आ गया, लोग, तो ये सारी चीज़ें खबरें झूठी प्रोपेगेंडा करके सिंध हुकूमत को बदनाम करने की एक तरफ मज़मूम कोशिश की गई, दूसरी तरफ जो है वहाँ जो आफात में घिरे हुए, बारिश में घिरे हुए जो पानी के अंदर लोग थे उनको जो है मज़ीद परेशान किया गया। और मैं एक मरतबा फिर सबसे कहूँगी कि ये वो वक्त नहीं था, क्योंकि इस वक्त आपने जैसा कहा कि सिंध हुकूमत ने तनहा नहीं छोड़ा। सिंध हुकूमत हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात के साथ ही आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर साहब मुस्तकिल लोगों के साथ थे, उनकी पूरी कैबिनेट, तमाम वज़रा, तमाम अरकान असम्बली और पार्टी वर्कर जो है रात दिन आवाम के साथ खड़े रहे और तमाम इदारे मुतहरिक रहे, चूँकि चीफ मिनिस्टर खुद मैदान अमल में थे। और आपने देखा कि तेज़ तरीन बारिश जब रात के टाइम ख़त्म हुई तो पूरी रात ये तमाम चीफ मिनिस्टर समेत तमाम वज़रा, तमाम महकमे जो हैं वो साथ खड़े रहे और सुबह तक पानी निकालने के बाद ज़िंदगी को रवां दवा कर दिया, तमाम कारोबार ज़िंदगी चल पड़ा। और आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में भी इस तरह की बारिश हुई थी, जब भी MQM जो है मुकम्मल ताकत से 7 बरसर इक़्तिदार थी, मगर उस दौर में 4 दिन ज़िंदगी बंद रही, कई कीमती जानें ज़ाया हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी अवाम के साथ थे, आज भी हैं और ख़िदमत का जज्बा ये हमेशा रहेगा। ठीक है मैडम, ये बताएं, जिक्र किया कि MQM और वसीम अख्तर साहब का, ऑब्वियसली ये भी बात आपकी ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वो भी कुछ इल्ज़ामात लगाते हैं आप पर, वफाकी हुकूमत भी कुछ कह रही होती है, उधर से इंतज़ामिया, आवाम परेशान है। ये ब्लेम गेम का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ब्लेम गेम हल नहीं है, इसका हल ये है कि कराची के आवाम की परेशानी दूर की जाए। वो कैसे की जाएगी? जैसे कि अभी आपने कहा कि जी मेयर कराची वसीम अख्तर साहब जो हैं वो अपने इख्तियारात को रोना रहते रहे कि उनके पास इख्तियारात नहीं थे और सिंध हुकूमत और ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात डालते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए, जब 2015 में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए, इंतखाबात हुए, जब ये कानून सिंध असम्बली ने पास किया तो जाहिर है MQM भी अपोजिशन में थी। MQM ने इसमें कानून साजी में हिस्सा भी लिया था और उन्हें मालूम था ये कानून क्या, और जब आप इलेक्शन को पार्टिसिपेट करते हैं तो पूरे लॉ को पढ़ने के बाद उसमें हिस्सा लेते हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने 2 मरहले जो यूनियन काउंसिल के इलेक्शन इंतखाबात हुए और उसके बाद जो MCs और KMCs के इंतखाबात हुए, MQM ने भरपूर हिस्सा लिया और कराची में अक्सरियत के साथ वो जीते, तमाम यूनियन काउंसिल के साथ। मेयर कराची MQM का बना, 4 DMCs MQM को मिली, PTI इसमें शरीक इक़्तिदार रही। 4 साल इक़्तिदार के मज़े लेने के बाद, इक़्तिदार को एंजॉय करने के बाद और एक अंदाजे के मुताबिक 42 अरब जो है सिंध हुकूमत ने मेयर कराची के हैंड ओवर किए इन 4 सालों के दौरान। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो 42 अरब रुपए कहाँ गए? आपकी जो जिम्मेदारी थी कि नालों की सफाई, कचरों की सफाई आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि यूनियन काउंसिल का जो काम होता है वो सिंध हुकूमत बैठ के नहीं कर सकती, हमें इदारों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह DMCs के जो अंडर्स में नाले थे उनकी सफाई क्यों नहीं की? ना सिर्फ सफाई नहीं की बल्कि इन्होंने मुशर्रफ के दौर में जो नालों के ऊपर, जो मैंने खुद देखा, औरंगी टाउन जब आबाद हुआ, KDA ने आबाद किया, उस वक्त बड़े बड़े नदी नाले थे, कुदरती पानी की कुदरती गुजरगाहें थी,
उनको बंद करके वो जो नाले थे उनको नालियों में तब्दील कर दिया गया और तमाम पे चाइना कटिंग की गई, तमाम पार्क्स पे चाइना कटिंग की गई। हाँ, ये ताकतवर थे, बहुत इक़्तिदार में भरपूर थे, इनको तमाम तर इख्तियारात थे, इन्होंने पार्कों पे कब्जा किया, इन्होंने पार्क। अब जब तक कराची के नालों का मसला हल नहीं होता, जब तक ये तजावुज़ात ख़त्म नहीं की जाएंगी। और यही वजह है कि मेयर कराची अपने तमाम तर मराहत को इंजॉय करने के बाद अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करने के बजाय उन्होंने तमाम तर इदारों को तबाह किया। जो उनके अंडर में पार्क्स आते थे, उनके अंडर में जो स्कूल्स आते हैं केएमसी के, जो उनके अंडर में हॉस्पिटल्स आते हैं, आप उनके हाल तो देखिए, उनके अंडर में जो लाइब्रेरीज आती हैं, कई चैनल्स इस पर प्रोग्राम्स कर चुके हैं, लेकिन आप अपनी नाकामी को मानने के बजाय आप जो है इसका मलबा फिर सिंध हुकूमत पे डालते हैं, जबकि तमाम तर इख्तियारात के मालिक आप थे। खुद आपने अपने एक वीडियो क्लिप्स में कहा कि जी ये मेरा काम था कि मैं नालों की सफाई करता, ये मेरा काम था कि मैं पार्क जो है वो मेरे अंडर में आते हैं। तो वसीम अख्तर साहब, ये तो आप अपने वीडियो बयान में कहा है, ये सब चीज़ आपके अख्तियार थी, तो आज आप इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? पूरी कौम, अब आप नाअहल तरीन मेयर साबित हो चुके हैं, इस बात को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही डॉक्टर साहिबा, लेकिन हर चीज़ भी केएमसी ली जा सकती है। कुछ फंड्स के मसाइल भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसे सिंध हुकूमत टेकअप नहीं कर सकी और फिर इंटरवीन करना पड़ा वफाक को, विच इज़ एक्चुअली गुड, और आप लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट किया। और मैं बात कर रही हूँ एनडीएमए ने जो नालों की सफाई की, अब कहा जा रहा है यौम आशूर के बाद ये सिलसिला फिर से शुरू होगा और कराची की जो नाले हैं जो इर्द गिर्द, जिनका भी आप जिक्र भी कर रही थी, उनकी सफाई एक बार फिर से शुरू होगी। क्या आपको लगता है कि ये मुस्तकिल हल होगा और आइंदा के लिए ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सिर्फ यही ज़रूरी है कि नालों की सफाई कर दी जाए? जहाँ तक रहा आपके सवाल का कि एनडीएमए सफाई कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, आशूरे के बाद ये काम जारी रहेगा या नहीं रहेगा, असल चीज़ ये है कि ये जिम्मेदारी तो बहरहाल केएमसी की थी, डीएमसीज़ की थी, जो कि अपनी ज़िम्मेदारी नहीं कर सके। और जब बारिश का सीज़न आता है तो उस वक्त सिंध हुकूमत ने इनको तमाम नालों की सफाई का फ़ंड भी दिया। वो फ़ंड कहाँ गया? जब नहीं कर सके, सिंध हुकूमत खुद मैदान अमल में आई और हमने नालों की सफाई शुरू की और काफ़ी हद तक उस पर किया भी था। लेकिन असल जो मसला आ रहा था वो नाजायज़ तजावुज़ात का था, जिसके लिए सीएम सिंध से जब एनडीएमए की चेयरमैन की मीटिंग हुई तो सीएम ने कहा कि नालों की सफाई तो हम कर लेंगे, आप हमारे साथ अगर तामुन करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ करें कि जिन्होंने नालों के ऊपर दुकानें, घर बना लिए हैं और जो उस पानी की गुजरगाह में रुकावट बने हुए हैं। लिहाजा एनडीएमए के चेयरमैन ने हमें यकीन दहानी भी कराई, क्योंकि कराची के पानी का मसला, जो कराची के पानी की कुदरती गुजरगाहें हैं, उन पर कब्जा, नालों के ऊपर नाजायज़ तजावुज़ात, जिसमें दुकानें बना कर भेजी। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं कराची से, वो दुकानें किसने बेची? वो घर बना के किसने बेचे? किसने नदी को काट के, पार्कों को काट के, खेलने के मैदानों को काट के घर बनाए, चाइना कटिंग की? तो इन सब तमाम चीज़ों में एनडीएमए अगर आई हैं तो खुशामदीद भी कहते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि पूरी पाकिस्तान की सतह पर इस तरह काम करे। और अगर कराची में कर रहे हैं तो वो जो नाजायज़ तजावुज़ात, चाइना कटिंग है, उसके खात्मे में सिंध हुकूमत का साथ दें। और मैं साथ ही अपने आवाम से भी कहूँगी, क्योंकि आवाम की भी ये जिम्मेदारी, जैसे हम अपना घर साफ करते हैं, इसी तरीके से हम अपने गली मोहल्लों में। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही कहा कि नालों की साथ साथ तजावुज़ात का एक बहुत बड़ा मसला है, वो चाहे मुस्तकिल हैं या गैर मुस्तकिल हैं, उनको भी हटाना होगा, तभी हम मसले के हल की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अभी एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारी अगली स्टोरी एक ऐसा केस है जो मुअम्मा बनता जा रहा है। हर रोज़ कोई ना कोई नया केस और मोड़ उस केस में सामने आ रहा है। मैं बात कर रही हूँ कराची में पेश आने वाले डॉक्टर माहा के इंसिडेंट की, जो है तो खुदकुशी, लेकिन अब उसमें एक नया मोड़ शामिल है। कराची डीएचए में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा अली के वालिद ने 3 मुलजिम नामजद करके गजरी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है और पुलिस ने मारूफ डेंटिस्ट को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने डिफेंस कराची में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा के वालिद आसिफ अली शाह की मुद्दइयत में ये मुकदमा दर्ज किया है और इसमें जो मुलजिम नामजद हैं डेंटिस्ट डॉक्टर इरफान कुरैशी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमे की अगर बात करें तो इसमें दफ़ा 354, 337 जे, 506 और 34 दर्ज की गई हैं। दोनों मुलजिमान जुनेद खान और वकास हसन रिजवी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो छापे भी मार रही है, जबकि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बशीर बरोही के मुताबिक मुलजिम जुनेद खान पर माहा अली पर तशद्दुद करने
जख्मी करने, दांत तोड़ने का इल्जाम भी है। गिरफ्तार मुलजिम इरफान कुरैशी पर महा अली को अपने दफ्तर में बुलाकर नशा आवर मशरूब पिलाने का इल्जाम भी है और मुलजिमान पर लड़की को ब्लैकमेल करने और फहश हरकत करने का भी इल्जाम आयद किया गया है। जबकि पुलिस के मुताबिक मदई का यह भी कहना है कि उनकी बेटी को मुबैना तौर पर इन अफराद ने ऐसे हालात का शिकार किया कि वो जान देने पर मजबूर हो गई। पुलिस ने डॉक्टर महा अली के पिस्तौल जो फराहम करने वाले दो मुलजिमान हैं ताबिश और साहद, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। ये स्टोरी असल में है क्या? महा को उसके दोस्त और दो डॉक्टर्स परेशान करते थे, ये कहना है डॉक्टर महा अली के वालिद का। उनके वालिद साहब का कहना है कि तीनों अफराद की धमकियों से तंग आकर डॉक्टर महा ने खुदकुशी कर ली। 4 साल पहले जुनैद की बहन जो मेन नामजद मुलजिम है इस एफआईआर में, उनकी बहन ने जुनैद से महा की मुलाकात करवाई और फिर वालिद जो डॉक्टर महा के वालिद हैं उन्होंने ये कहा कि इन दोनों की आपस में काफ़ी कुर्बतें भी थीं और आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी और दोस्ती में फंसाकर डॉक्टर महा को नशावर चीज़ें उसका आदी बनाया और वो चीज़ें दी गई। और ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो हम आपको दे रहे हैं ये तमाम की तमाम एफआईआर के अंदर दर्ज है। बिल्कुल, इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया एफआईआर में कि खुदकुशी पर मजबूर करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा दर्ज होते ही एक और मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में तीसरा मुलजिम डेंटिस्ट डॉक्टर इरफान कुरैशी शामिल है, जबकि जुनैद, वकास और इरफान डॉक्टर महा को बदनाम करने के लिए धमकी भी देते थे, ये कहा गया है एफआईआर में। और वकास हसन रिजवी और डॉक्टर इरफान कुरैशी डॉक्टर महा को ब्लैकमेल भी करते थे। ये तमाम की तमाम चीज़ें एफआईआर का मतन है जो हमने आपके सामने रख दिया। अब असल में सिलसिला है क्या? क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीर भी मंजर आम पर आई जिससे वाज़िया था कि डॉक्टर महा और जुनैद की आपस में दोस्ती थी और ये जितने नाम इस एफआईआर में दर्ज हैं सब एक दूसरे को जानते हैं। लाइक अ ग्रुप। सो खुदकुशी साबित हुई और जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें भी यही है कि खुदकुशी हुई। लेकिन असल केस है क्या, मामला है क्या? महा के वालिद ने जो एफआईआर में इल्जामात लगाए हैं वो किस बेस पर लगाए हैं, इस पर हम बात करेंगे। एफआईआर में नामजद मेन मुलजिम जुनैद के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आगा असगर अली, उन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आगा असगर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये कहिएगा, ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन अभी हमने ऑन स्क्रीन पढ़ी ये एफआईआर का मतन है, इसमें कुछ भी हमारे रिपोर्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो एफआईआर में लिखा हमने वो एज इट इज पढ़कर सुनाया। केस है क्या, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहना चाहता हूँ कि जो मेरे पास तो बहुत सारी चीजें कहने के लिए, लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूँ कि मैं उस लड़की को बदनाम नहीं करना चाहता, ठीक है ना। अभी ये कहते हैं कि जुनैद के बारे में बात, तो इसके बाप से पूछा जाए कि भाई जुनैद के साथ 2 दफा दुबई गई है, क्या उसकी बहन बन के गई है? ये इसके बाप से पूछा जाए ना। 2 दफा दुबई गई है जुनैद के साथ, 2020 का जो वर्ल्ड कप दौर था, ठीक है, तो उसमें जुनैद के साथ दुबई गई है, होटल में रही है, उसकी सब पिक्चरें मेरे पास पड़ी हुई। मैं तो नहीं कहना चाहता कोई ऐसी बातें। अभी ऐसी बातें कर रहे हैं कि 4 साल तो जुनैद के साथ थी, तो पिक एंड ड्राइव इसके घर से लेना छोड़ना, मेरी गाड़ी जाती थी, तब इसका बाप को नजर नहीं आता। आज का बाप ऐसी बातें कर रहा है, हम फिर भी कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन मां ने खुदकुशी की उस दिन मेरी गाड़ी इसको मर्सिडीज छोड़ के आई हॉस्पिटल में। शाम को उसने मेरे बेटे से झूठ बोला और मैंने खुद इसको कहा कि शादी कर लो आपस में आप लोग। तो मैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह इसको रखा और मैंने कोई गलत बात भी इनकी जिंदगी में नहीं रखी। ठीक असगर साहब, अब इसका वालिद कह रहे तो इसके वालिद से पूछा जाए कि इसके कपड़े, इसके जूते, इसके मोबाइल फोन सब जुनैद लेके जाता। 4 साल से उसके साथ है और जिस दिन भी ये मरी है उस दिन भी कफन और गाड़ी के पैसे चीपा की बिल जुनैद ने भरा है। और अगर ये कहते हैं कि वो अपना दूसरे लड़के के साथ वो शादी करना चाह रही थी, कोई करती तो शादी, देखो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप होता है, खुदकुशी नहीं होती। और 4 साल से जुनैद के साथ है, 4 साल। और हमने तो उसको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह अपनी फैमिली में। आगा साहब, आपने जिक्र किया कि 4 साल से दोस्ती थी और ऑब्वियसली बड़े अच्छे ताल्लुकात थे जैसे आप बता रहे हैं, कोई इसमें लड़ाई झगड़े के मामला नज़र नहीं आए। लेकिन फिर कोई एक और किरदार भी है ताबिश कुरैशी, उसका भी जिक्र किया जा रहा है। इसके साथ साथ और भी चंद दोस्त हैं, डॉक्टर इरफान कुरैशी। ये ऐसे लग रहा है कि मतलब कुछ इस तरह से मामला हुआ कि लिंक हो गया, कुछ इस तरह से आपको कुछ बताया गया आपके बेटे की तरफ से जुनैद से कि क्या मामला है? कभी आपसे जिक्र किया उन्होंने, क्योंकि आप उनके करीब हैं बहुत? जी, मेरे बेटे से छुपाया हुआ था, मेरे बेटे को पता नहीं था। अब मेरे बेटे की आंखें खुल रही हैं, उसको ये मीडिया से, इधर से, सब जगह से, पुलिस से पता चलता जा रहा है। उसके साथ तो ये उसके साथ थी कि भाई शादी करेंगे हम, ये करेंगे आपस में। तो मुर्शद वो तो अपने मोहब्बत में अंधा था, उसको थोड़ी पता था कि भाई ये लड़की की करतूत क्या है। और ये तो डीआईजी साउथ ने मुझे बताया कि ये कोक लेती है, तो ड्रग्स कर लेती है। हमें तो पता ही नहीं था इस चीज का। और मुझे पता होता कि जो लड़की ड्रग्स लेती है तो मैं अपने बेटे की शादी कराऊंगा उससे।
लेकिन एफआईआर में तो ये दर्ज है, जो माहा के वालिद ने कहा कि आपका बेटा इन्वॉल्व था और उसी ने उनकी बेटी को ड्रग्स का आदी बनाया था। मेरा बेटा देखो ड्रग्स लेता नहीं, नंबर 1, ठीक है ना। मैं आज भी कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे दुनिया के सब हॉस्पिटल का बिल मैं भरने को तैयार हूँ, जिसके जाके चेकअप कराए कभी जिंदगी में मेरे बेटे ने ड्रग्स ली होगी ना या ड्रग्स खरीदी भी होगी तो मैं गुनहगार हूँ। फिर मेरे बेटे को जो सजा मिलनी चाहिए मुझे कबूल है। वो ड्रग्स के लिए जुनैद से छुप के जाती थी कहीं बाहर। अच्छा असगर साहब, आप जिक्र कर रहे हैं ऑब्वियसली कि ठीक है, ये तो इन्वेस्टिगेशंस होंगी, पुलिस देखेगी क्या मामला है, ये ड्रग्स के हवाले से भी सारी मामलात अभी सामने आ जाएंगे। अगर बात करें, आपने कहा कि शादी भी करना चाहते थे और आपको ये कुछ मालूम नहीं था कि और भी कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन से लड़के इन्वॉल्व हैं दीगर, ये बताएं कि आपकी कभी माहा के वालिद से मुलाकात हुई या फिर क्योंकि रिश्ता करना चाहते थे, रिश्ते के हवाले से कोई बात हुई हो कभी? मेरी माँ से बात हुई थी, मैंने माँ को कहा था कि अपने वालिद का मुझे नंबर दे दें, तो मैं उसने कहा नहीं मेरे वालिद को छोड़ें। उसने माँ ने जो बहुत सारी चीज मेरे पास, देखो सब मेरे बेटे के मोबाइल में चॉट पड़ी है उसकी, ठीक है ना। अभी इसके 22 करोड़ के इसके बाप ने जमीन बेची, माँ कह रही थी कि मुझे जो है घर खरीद के दो। वो सब मैं जो बात कह रहा हूँ मेरे पास प्रूफ ये है कि उसके मोबाइल से मेरे बेटे को आया, इन्होंने मोबाइल को डिलीट कर दिया, उसको वॉश कर दिया, लेकिन हमारे पास जो आया हुआ वो तो पड़ा हुआ है। तो बाप ने इसको कब्जे घर में बिठा दिया, फ्लैट भी खाली करवा दिया इनसे। अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ ये सारी बातें, वो बच्ची मर गई है क्या, और हमारे पास तो प्रूफ है, सारा व्हाट्सएप रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि माहा का आपके घर आना जाना भी था और आपकी उससे बात भी होती थी। वैसे रिश्ते की बात तो घर वालों से की जाती है, लेकिन चलें, आपने माहा से कहा कि अपने वालिद का नंबर दे दे। आपकी लास्ट टाइम माहा से बात हुई कब थी? क्या एंड तक जुनैद और माहा का रिलेशन, आप जो कह रहे हैं, जो सबूत आपके पास है, उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक चल रहा था? बिल्कुल, मैं आपको व्हाट्सएप रिकॉर्ड भेज रहा हूँ ना अभी आपको, कि लास्ट जिस दिन इसने खुशी की है वो व्हाट्सएप में आपको भेज रहा हूँ। उस दिन भी इसने जुनैद ने इसको कहा लव यू, इसने कहा लव यू टू। और उस दिन भी रात को जुनैद ने इसको, इसकी डेड बॉडी भी जुनैद ने भिजवाई है, जुनैद हॉस्पिटल पहुंचा है। अगर इसका ये कह रहे हैं कि वो दूसरा लड़का ताबिश है कि उससे उसका चक्कर था, तो फिर इसके भाई ने जुनैद को क्यों फोन किया, इसकी बहन फातिमा ने जुनैद को क्यों फोन किया? ये सारे सबूत आपके पास मौजूद हैं? जी बिल्कुल, सब पड़े हुए। और चीपा की रसीद भी पड़ी हुई है कि चीपा को जो गाड़ी का किराया वराया जुनैद ने दिया है, वो सब यहाँ पे उसको मैसेज भी आया हुआ है फारूक। ठीक है, उसके भाई को उस दिन जाके चॉकलेट दे के आया है, ठीक है ना। चॉकलेटें दी है भाई को कि इसकी माँ के लिए, जो माँ खाती पसंद करती थी शौक से, वो चॉकलेटें दे के आया उसको घर पे। उसके बाद लास्ट साल जो है माँ ने इसको की है, मैसेज किया है, मैसेज का मैं आपको व्हाट्सएप भेज देता हूँ। सही, आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर भी किए हैं, और विद जर्नलिस्टिक एथिक्स हम वो सारे एज इट इज़ तो नहीं चला सकते, क्योंकि हमें किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी, सिर्फ केस के मुख्तलिफ पहलुओं को देखना है। तो मैं चाहूँगी कि हम वो दिखाएं भी कि ये जो कॉन्वर्सेशंस जुनैद और माहा में होती रही वालिद साहब के अकॉर्डिंगली, वो तमाम स्क्रीनशॉट जो हैं वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें तो ये वालिद जुनैद खान ने ही हमें प्रोवाइड किए हैं, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनकी आपस में दोस्ती नहीं थी, क्योंकि जुनैद और माहा दोस्त थे, और ये बात एफआईआर में भी है। बात तब बिगड़ी जब ब्लैकमेलिंग की तरफ इल्जाम लगाया गया, ज्यादती की तरफ, तशद्दुद की तरफ इल्जाम लगाया गया। असगर साहब, आपने एफआईआर तो देखी ही होगी, उसमें तशद्दुद, ब्लैकमेलिंग, ज्यादती, दान तोड़ा गया, इस तरह की बातें भी हैं। इस पर क्या कहेंगे आप मुझे बताएं कि जो मैंने आपको लास्ट जिसमें उसने खुदकुशी की है, उसमें ब्लैकमेलिंग का, जो वो लड़की अपने से व्हाट्सएप से जो भेज रही है लव यू टू, उसमें ब्लैकमेलिंग कहाँ है? आप मुझे ये चीज। लेकिन असगर साहब, इसमें किसी असद नामी लड़के का भी जिक्र है, जैसे असद से बात हो रही है, जुनैद का इसमें जिक्र है कि जैसे थर्ड पार्टी है। असद मेरा बेटा है, ये हमारे मतलब एक फैमिली का हिस्सा बनी हुई है, हमें थोड़ी पता कि इसका। अच्छा, असद आपके दूसरे बेटे का नाम है? जी, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, मीडिया साइंस। नहीं, आपका बेटा तो नहीं है ना? मीडिया साइंस में वो पढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है वो। नहीं, बेटा है आपका वो? जी, ये तो घर का हिस्सा था ना, हमें थोड़ी पता था कि इसका कैरेक्टर क्या है क्या नहीं। हम तो अभी भी कहते हैं कि इसके लिए कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। वो तो मेरा बेटा है, वो तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, असद। सही, यानी कि आपके दूसरे बेटे का नाम असद है, जिसका इस कॉन्वर्सेशन में जिक्र था। ये कहिएगा कि पुलिस छापे मार रही है, अगर आपके पास सारे सबूत हैं और जुनैद बेगुनाह है, और अगर उसके ऊपर आप जो कह रहे हैं कि जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो सब के सब बेबुनियाद हैं और आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, तो फिर अभी तक गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं आ सकी? क्योंकि जब एफआईआर हो जाती है, आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस या पुलिस स्टेशन तो जाना पड़ता है। देखिए, हम डीआईजी के पास भी गए, हम एसएसपी के पास भी गए,
हमने डीआईजी को बयान भी रिकॉर्ड कराया, एसएसपी को बयान भी रिकॉर्ड कराया, आईओ को बयान भी रिकॉर्ड कराया। जुनैद ने खुद जाकर बयान रिकॉर्ड कराया है? खुद मेरे साथ गया है, मैं खुद लेके गया हूँ। डीआईजी साउथ को ऑनलाइन लेने आप नहीं गया मेरे साथ तो पूछे जी, मैं खुद लेके गया उसको साथ, और मैंने उसने डीआईजी ने मुझे टाइम दिया था 11 बजे का, मैं खुद पेश कराया जुनैद को, तो एसएसपी के पास भी हम गए, ठीक है। अब ये कि ज़ाहिर पे एफआईआर कट गई तो हम बेल करा के जाएंगे, अब ये तो नहीं कि जी ऑब्वियसली प्री अरेस्ट बेल करवाएंगे आप ऑब्वियसली और साथ मामला होंगे। लेकिन असगर साहब थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, आपने जिक्र किया है असद का, इस मैसेज में जो आपने भेजा है उसमें ऐसे लग रहा है कि जिस तरह महा और असद के भी बहुत दोस्ती थी और वो बात कर रहे हैं अगेंस्ट जुनैद, ये एक मैसेज से तासुर जा रहा है, इस बारे में कुछ बताया असद ने आपको? नहीं, कोई वो नहीं है, वो आपस में तंग करते हैं दूसरे को, जब बच्चे आपस में मस्तियाँ करते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन असद ने उसको बहन बनाया होता, वो मेरा बेटा है, वो जुनैद को जबरदस्ती दोस्ती आपस में हंसी मजाक से बच्चों में होती है, वो तंग करते हैं दूसरे को, वो तो अलग बात होगी अगर किया। ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक, और आप ये भी कह रहे हैं कि आपके पास सबूत भी हैं और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे, 4 साल की दोस्ती भी थी, महा का आपके घर आना जाना भी था। अच्छा एक चीज बताएं, अभी जो है अपना जुनैद की बर्थडे, ठीक है ना? जी, ये महा ने अभी एक अपना वो जुनैद के लिए परफ्यूम और कार्ड और गिफ्ट, अगर मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे पिक्चरें भेजता हूँ, आप देख लें कि मैं अभी आपको पिक्चर खींच के आपको व्हाट्सएप करता हूँ। जी, आप देख लें, उसको चला दें स्क्रीन पे ना, उसने एक कार्ड जो है कितना बारीक कार्ड लिखा हुआ, कार्ड लिखने में उसको कम से कम 1 महीना लगा होगा। अच्छा, ये महा ने लिखा था जुनैद के लिए? जी महा ने लिखा। तो फिर जब अच्छा मुझे अब मैं अपनी क्यूरियोसिटी के लिए भी ये चीज़ पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुअम्मा बनता जा रहा है, आप कह रहे हैं आपके पास सारे सबूत हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, रिलेशनशिप भी ठीक था, तो फिर असगर साहब महा ने खुदकुशी क्यों की? अगर आपने कहा कि जिस दिन उसने गोली मारी अपने आप को, महा ने आप ही की गाड़ी उसको हॉस्पिटल से घर छोड़ने गई थी, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप सर्विस नहीं, मेरी गाड़ी घर छोड़ने नहीं गई है, मेरी गाड़ी ने उसको हॉस्पिटल छोड़ा है सुबह 7 बजे, हॉस्टल में छोड़ा। मतलब अच्छे ताल्लुकात थे आखिरी दिन तक, ताल्लुकात अच्छे थे आखिरी दिन तक, फिर खुदकुशी क्यों हुई? अच्छा, लाने के टाइम अच्छा मैं बता रहा हूँ ना, उसको थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं कि अब जैसे कि देखो हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो कहती है मैं बाप से तंग हूँ, हमारे पास तो प्रूफ ये है कि हमें व्हाट्सएप उसने किया मेरे बेटे को कि मैं अपने बाप से तंग हूँ, मेरा बाप मेरे को अजियत करता है। हमारे पास तो जो महा ने भेजा है हम वही बात कर सकते हैं, जो उसके मोबाइल से हमें हम वही बता सकते हैं। और ये बात कब हुई? ये बात महा की मौत से कितनी देर पहले की कही महा ने जुनैद को? नहीं, जुनैद को व्हाट्सएप किए मेरे बाप मुझे कितना अरसा पहले? जी, कितना अरसा पहले? खुदकुशी वाले दिन महा ने ये मैसेजेस किए थे जुनैद को? नहीं, ये तो 1 महीने से वो परेशान थी, ओवरऑल परेशानी थी। अच्छा, आपको ऐसे लग रहा है कि महा जो है वो अपने वालिद से ताल्लुकात उनके ठीक नहीं थे, उनसे परेशान थे, घरेलू झगड़ों की वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि ये उन्होंने खुदकुशी मुबैना तौर पर की है, और अभी ये इल्ज़ाम उनके वालिद की तरफ से आप पर लगाया जा रहा है। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन जो हो रही हैं, अब ये आपको क्या लग रहा है कि जो बाकी लड़के इन्वॉल्व हैं वो भी किसी तरह इन्वॉल्व लगते हैं आपको इस सारे मामले में? मैं किसी के लिए क्या कह सकता हूँ, मैं किसी को इल्जाम तो नहीं लगा सकता, ठीक है ना, मैं किसी को इल्जाम नहीं लगा सकता। मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि जब मुझे पता है मैंने उसको बेटी बनाया हुआ था, मेरे साथ बिल्कुल 4 साल से बिल्कुल बच्चों की तरह अपने घर में आना जाना, फैमिली रिलेशन के साथ थी, मेरे बेटे के साथ 2 दफ़ा दुबई भी गई है, ठीक है, तो मुझे घूमना फिरना ये वो, अभी भी जो है मैं आपको रसीदें सब देता हूँ कि इसके कपड़े अभी भी आधे कपड़े मेरे पास पड़े हुए घर पे, जो लहंगा चोली जो इसका बाप इतना शरीफ बनता है, जो अच्छे कपड़े साफ सुथरे कपड़े मेरे घर में पड़े हैं, जो दूसरे कपड़े। अच्छा, बस एक आखिरी चीज़ जो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि इस सिलसिले में हमारी डॉक्टर महा अली के वालिद से भी बात हुई और आज वो हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि कल वो भी हमें ज्वाइन करें ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ जाए। लेकिन असगर साहब वो ये कह रहे थे कि मेरी बेटी ने तो खुदकुशी की है, ये बात तो अब मेडिकली भी प्रूव्ड है, लेकिन ये जो पूरा गैंग है जिसमें जुनैद का नाम भी है, वकास हसन रिजवी का नाम भी है, डॉक्टर इरफान कुरैशी का नाम भी है, ये बकौल उनके कि ये पूरा एक गैंग है जो लड़कियों को ना सिर्फ तंग करता है बल्कि ब्लैकमेल भी करता है, तो मैं उसके खिलाफ एक्चुअली स्टैंड लेना चाहता हूँ। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है ना, उसके बोले कि आए ना भाई, आप बताएं ना कि मेरे बेटे ने क्या है, तुम्हारी बेटी दुबई जा रही है मेरे बेटे के साथ, तुम्हें वो गैंग दुबई 2 दफा जा रही है, वो गैंग शॉपिंग करवा रहे हो, गैंग मोबाइल खरीद के दे रहे हो, गैंग, ठीक है। जी असगर साहब, इस में मामला ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल बहुत से इश्यूज होते हैं और इसके साथ साथ ब्लैकमेलिंग में बहुत कुछ लोग कर जाते हैं और करवा लिया जाता है, लेकिन एनीवेज हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ हो इस तमाम केस में और जो भी ट्रायल हो उसमें कोई किसी को फेवर ना दी जाए। जो है इसके बाप से पूछा जाए कि आपने घर खरीदा था 11.5 करोड़ रुपए का,
सौदा किया था, आपने कब्जे करने अपने बच्चों को कैसे बिठाया, वो तो ज़हनी तौर पर वहाँ तुमसे परेशान थी। ठीक है, आपका ये सवाल हमने नोट कर लिया, हम ये भी पूछेंगे। और जितने इसके बाप ने इसको कब्जे घर पे बिठाया है। ठीक है, और जितना आपके डिफेंसिव पॉइंट्स थे वो हमने नोट कर लिए। 22 करोड़ रुपए इसका बाप खा गया, 10 एकड़ एक और जमीन इसका बाप खा गया। वो तो जो हमें कह रही है वो हमें नहीं पता कि इसमें सत्य। ठीक है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्टर माहा ने दी है? जी, मां ने दी। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। आगा अस्कर अली हमारे साथ मौजूद थे, मुलजिम जुनैद खान के वालिद, और उनका बेटा बिल्कुल बेकसूर है और उनके पास तमाम सबूत भी मौजूद हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इंसाफ करेगी और अदालत में जब ये केस जाएगा तो उसमें फेयर ट्रायल होगा और जो मुलजिम हैं उन्हीं को सजा मिलेगी। लेकिन क्योंकि हमारा काम है दोनों साइड्स को दिखाना, तो इंशाल्लाह कल हम डॉक्टर माहा अली के वालिद साहब को भी ऑन बोर्ड लेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी साइड ऑफ द स्टोरी या उनके जो हकायक हैं वो भी आपके सामने रखें। बिल्कुल, और इसके साथ साथ चूँकि हमारी कोशिश है आज ही थी, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल हम अपना प्लेटफॉर्म हमारा हाजिर है। अगर वो बात करना चाहें, हमने उनको इनवाइट किया और उम्मीद है कि वो कल आ जाएंगे, तो फिर मज़ीद केस के हवाले से हम बात कर सकेंगे। इसके साथ ही एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जारी है और अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। और अभी मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि मीडिया की भी एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और शहबाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत पहुँच गए हैं। और इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान पर एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी, हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। और ये मनाजिर देख सकते हैं आप एहतसाब अदालत के बाहर के, जहाँ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं। उन्होंने मीडिया से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। वो आपके सामने एक पहले की साबित नहीं करती, एक पहले की मियां नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ की सेहत पे सियासत कर रही है। शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से कहा कि एक पैसे की करप्शन हमारे पास साबित नहीं हुई और ये तमाम जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, अब तमाम मामला है। इसके साथ साथ ये भी आप देखें कि एसओपी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने मास्क पहने हैं और डिस्टेंस भी रखा हुआ है और अच्छे तरीके से। हाँ, वो तो इतना नहीं, इतने रश में पॉसिबल ही नहीं है, इतनी छोटी जगह होती है, लेकिन वैसे मास्क पहना। आई थिंक द सिक्योरिटी इज मेकिंग श्योर कि बाकी लोग उनसे थोड़ा दूर रहें एंड और कारकुनान भी इतने ज्यादा नहीं आए। और वो खुद भी कहते हैं कि वो काफी बीमार हैं, तो उनको ही हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड केयरफुल अबाउट इट। बट जाते जाते भी उन्होंने गुजरते ही बस मीडिया से बात की और उसमें भी अपना जो पॉइंट है वो मीडिया के सामने रख दिया। बहरहाल हम चल रहे हैं एक ब्रेक की तरफ और फिर उसके बाद हेडलाइंस आएंगे, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ के हवाले से तो जहां एक तरफ बात हो रही है और अपोजिशन भी इसको खूब गरज बरस रही है, लेकिन इसके साथ एक और मामला बहुत ज़ेर बहस आया, वो है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, FATF के हवाले से, जो कि बिल पास होना था। कौमी असम्बली से ये बिल पास हुआ, लेकिन सेनेट से अपोजिशन ने साथ नहीं दिया और अब हुकूमत जो है ये कहती है कि सिर्फ NRO मांग रही है। हुकूमत ने ऐसा कहा है कि अपोजिशन NRO मांग रही है और जब तक हम NRO नहीं देंगे तब तक ये बिल के हवाले से आगे तहफ़्फ़ुज़ात देते रहेंगे। बिल्कुल, और इस हवाले से कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कुछ ट्वीट भी किए, अपोजिशन को तनकीद भी की और FATF का हवाला भी किया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर खाकवानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर खाकवानी साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब वक्त देने के लिए। क्या कहिएगा, ये जो पूरा मामला FATF के हवाले से चल रहा है, वज़ीर आज़म भी इस पर बात कर रही हैं, कुछ क्लियर नहीं हो सका, गवर्नमेंट और अपोजिशन ज़ाहिर है एक पेज पर तो नहीं आ सकी, लेकिन क्या वाकई में इसका नुकसान पाकिस्तान को FATF में हो सकता है? क्या वाकई में हम ब्लैक लिस्ट की तरफ चले जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है ब्लैक लिस्ट वाला मामला तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। हमारा इस वक्त अहम मसला ये है कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएं, क्लियर हो जाए। तो ये जो बिल, ये तो ज़ाहिर पास कराने पड़ेंगे। FATF की जो शराइत हैं, कुछ पे अमल हो गया है, कुछ पे अमल दरामद हो रहा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कानून साजी के लिए जो एक मुनासिब एनवायरनमेंट बनाई जाती है, जो एक थोड़ा सा एक अगर फ्रेंडली ना भी हो तो एक पुरस्कून सी सूरत हाल पैदा की जाती है। हुकूमत भर उसमें नाकाम रही है। देखें ना, ये कोई तरीका तो नहीं है कि जिस तरह वो अटैक कर रहे हैं और जितना एग्रेसिवली खेल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर भी और उनसे मिनिस्टर साहबान भी, और फिर अपोजिशन से वो कहें कि ये गैर मशरूत तौर पे तावन करें और फिर FATF के नाम पर एक इमोशनली ब्लैकमेल हों।
تو میرا خیال ہے وہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی. لیکن خاکوانی صاحب ایسا کیا ہے اس FATF اور منی لانڈرنگ کے بل میں جس میں اپوزیشن اپنے شکیں لے کر آئی جس کو حکومت نے مسترد کر دیا اور پھر جب نہیں مانا تو پاس نہیں کیا بل؟ یہ ایسا ہے کیا اس میں؟ نہیں دیکھیں، اس میں بل سے زیادہ اپوزیشن کا جو رویہ نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا سا احتجاج کا نظر آ رہا ہے، اور تھوڑا گورنمنٹ کے رویے پہ، یا جس طرح اب دیکھیں نا اچانک نیب ایکٹیو ہو گئی ہے، سب عدالتیں ایکٹیو ہو گئی ہیں، اب یہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے اچانک ہی پرائم منسٹر اور کیبنٹ اور ہر جگہ بات ہونا شروع کی ہے، اور ایک طرح کا ایک پریشر ٹیکٹس گورنمنٹ استعمال کرنا چاہ رہی ہے. اب اس کے پیچھے جو بھی ریزنز ہیں، میرا تو خیال ہے کہ PTI کو یہ لگتا ہے کہ اگر سیاسی صورتحال اگر نارمل ہو تو ان سے ان کے جو اپنے کارکن اور ان کے ووٹر ہیں وہ چونکہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے، اور بہت زیادہ انہوں نے وعدے کر کے آئے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو PTI کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ گرما گرمی رہے اور NRO نہیں دیں گے، گرما گرمی رہے، NRO نہیں دیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ باتیں واپس لے آئیں گے، اس طرح کے نعرے استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح، یہ نعرے استعمال کرتے ہیں. لیکن خاکوانی صاحب یہ بھی کہیے گا کہ کیا اس کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے؟ یہ پولیٹیکل نعرے تو انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے نا. تو جو چیز فیزیبل ہے، جو چیز ریالٹی کے کلوز ہے، وہ یا مان لینی چاہیے یا منوا لینی چاہیے. دیکھیں پاکستان کو خیر بالکل ہی سوٹ نہیں کر رہا نا. آپ دیکھیں جو اکانومی کی صورتحال ہے، اکانومی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی سب سے بہتر، سب سے زیادہ ضروری ہے. سیاسی استحکام ہو، قانون سازی ہو رہی ہو، اور حکومت کو گرانے کی کوششیں ہو رہی ہوں، حکومت بھی سیٹلڈ ہو، اپوزیشن کو بھی سپیس ملی ہو، اور ملک میں جب بھی ایک صورتحال ایک نارمل ہوتی ہے، نارملائزیشن جو ہے وہ اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے مسٹ ہے. بالکل. تو پاکستان کو نقصان تو ہوگا، اور FATF میں اگر یہ مزید ڈیلے ہوا تو اس کا بھی نقصان ہوگا. ٹھیک ہے خاکوانی صاحب، نقصان تو اگر بل کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بل کے لیے اب مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں حکومت کوشش کرے گی کہ بل پاس کروا لے، تو شاید اس میں حکومت کامیاب ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ تمام معاملات سامنے آ رہے ہیں. ایک طرف بات کی جاتی ہے NRO نہیں دیں گے، دوسری طرف میاں نواز شریف کے حوالے سے معاملات سامنے آئے. شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، لیکن حکومت کہتی ہیں واپس لے کر آئیں گے، اور ساتھ اپوزیشن آل پارٹیز کانفرنس بلا کر تحریک چلانا چاہتی ہے. یہ معاملہ تو پھر آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ جا رہا ہے، کہیں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی. جی بالکل ایسا ہی ہے پولیٹیکل. اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے یہاں دلچسپ ایک الٹ بات ہو رہی ہے. ہمیشہ اپوزیشن جو ہے وہ اگریسولی اٹیک کرتی ہے، اور پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے، سیاسی ٹیمپریچر، اس کو ہائی کرنے کی کوشش کرتی ہے، ماحول میں تیزی لے آتی ہے. اور حکومتیں ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ نارملائز کریں، ذرا چیزوں کو پرسکون بنائے تاکہ ان کو کام کرنے کا موقع ملے، ان کو ڈیلیور کرنے کا موقع ملے. اچھا یہاں پہ الٹ ہو رہا ہے. حکومت جو ہے وہ زیادہ جلدی میں ہے، زیادہ جوش میں ہے، زیادہ تیزی میں ہے. جو حکومتی ہاکس ہیں، اب دیکھیں نا ڈاکٹر کے جو ان کے جو مراد سعید وغیرہ یا دوسرے منسٹر اس طرح کی جو بہت اگریسولی بات کرتے ہیں، وہ بہت ڈومینیٹ کر رہے ہیں، بار بار اسمبلی میں. مجھے لگتا ہے پچھلے ٹینیور کی عادت پڑی ہے اس حکومت کو، کیونکہ وہ اس وقت اپوزیشن بھی بڑی تگڑی تھی. نہیں میرا خیال ہے یہ عادتوں سے زیادہ، میرا خیال ہے یہ نہیں، یہ لاشعوری سے زیادہ یہ شعوری ہے، انٹینشنلی ہے. اور یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہے، کیونکہ PTI ڈیلیور نہیں کر پا رہی. ان کے پاس وسائل بھی، ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ کچھ ان کے ہاتھ میں ہے بھی نہیں کہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکے. آپ دیکھیں چینی سے لے کے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. پہلے پیٹرول کتنا کرائسس رہا، آٹے کا رہا، چینی کا رہا، اب سردیاں آنے والی ہیں، گرمیاں ختم ہو، سردیوں میں گیس کا پتہ ہے کتنا خوفناک بل آئیں گے. تو وہ ان کے اوپر دباؤ ہے. تو اس دباؤ کو شفٹ کرنے کا طریقہ ان کو یہ لگتا ہے کہ سیاسی ایک لڑائی والی انگیجمنٹ ہو. جب پولیٹیکل لڑائی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو PTI کا ورکر اور اس کا ووٹر وہ ذرا اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان کو تھوڑا سا شاید عمران خان صاحب زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں لڑائی میں. اور اپنے جو پرانے ان کے سلوگنز ہیں کہ ہم یہ لوٹ گئے ہیں اور کھا گئے ہیں، اور NRO نہیں دیں گے اور احتساب کریں گے. اور یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ اس میں انٹینشنل لگتا ہے کہ یہ تمام معاملہ انٹینشنل ہے، اور اس میں لاشعوری طور پر کچھ نہیں ہو رہا. بہت شکریہ عامر خاکوانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے کہا کہ یہ تمام معاملہ انٹینشنل ہے، اور اس طرح سے اگر چلتا رہا تو پھر یہ تمام معاملہ بہتری کی طرف نہیں آئے گا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نظر نہیں آئے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے واقعی میں کہ یہ انٹینشنل پولیٹیکل اسٹریٹجی؟ مجھے اب لگنا شروع ہو گیا بڑی بات. ہاں یہ پوائنٹ ان کا بڑا زبردست تھا. اینڈ آئی تھنک ناؤ آئی ایم گونا سی تھنگز ڈفرنٹلی کہ کیا واقعی میں وہ انٹینشنل کر رہے ہیں تاکہ ان کی چیزوں کے اوپر نظر نہ پڑے، اور جو وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے اس کے اوپر بات نہ ہو. خیر اینی ویز جی، یہ تو آنے والا وقت بتا ہی دے گا، اور وقت ہمیشہ بتا ہی دیتا ہے، چاہے دیر سے ہی ہو، لیکن چیزیں کھل کر سامنے آ ہی جاتی ہیں. بہرحال جی ہمیں چلنا ہے ایک بریک کی طرف. بریک لیتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے.
ویلکم بیک ناظرین، آج 7 محرم ہے۔ 7 محرم کو خاندان عصمت پر پانی بند کر دیا گیا۔ وہ 7ویں محرم کی ایک اداس اور غمگین صبح تھی جب شیخ القلب عبیداللہ بن زیاد کے حکم سے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ اس پر ہم بات کریں گے آج کی دن کے حوالے سے اور یوم عاشور تک پھر کون کون سا واقعہ کس طرح سے پیش آیا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں علامہ حسن رضا باقر صاحب موجود ہیں اور ہم آج ایک نوحہ بھی سنیں گے۔ میمونہ ساجد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ السلام علیکم آپ دونوں کو، بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے ہی بات شروع کریں گے۔ 7ویں محرم حرام وہ دن ہے جب ایک سلسلہ جو شہادتوں کی طرف جا رہا تھا، یکم محرم سے اس قربانی کی طرف جا رہا تھا جس کے لیے حضرت امام حسین تیار تھے اور انہیں معلوم تھا کہ یہ قربانی دیں گے تبھی اسلام بچ سکتا ہے، تبھی وہ حق کے لیے اپنا جو نعرہ ہے وہ رہتی دنیا تک قائم چھوڑ کر جائیں گے۔ آج کے دن پانی بند کر دیا گیا تھا، اور صرف اصحاب پر نہیں، صرف مولا حسین پر نہیں، بلکہ پورے کے پورے خاندان پر، پورے کے پورے ان تمام لوگوں پر جو خیموں میں وہاں اس وقت موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کو نواسے رسول جوانان جنت کے سردار کی شہادت پر تعزیت عرض کروں گا۔ اور یقیناً دیکھیے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت صرف مسلمانوں کے لیے مشعل ہدایت نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے جو زندہ ضمیر لوگ ہوتے ہیں وہ واقعہ کربلا سے حریت اور آزادی کا درس لیتے ہیں۔ جتنی بھی دنیا میں تحریکیں اٹھتی ہیں آزادی کی، وہ کہتے ہیں کہ پہلا جو ہم نے مظلوم بن کر فتح یاب ہونے کا طریقہ سیکھا ہے وہ واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام سے۔ اب اگر میں خلاصتاً آپ کو یہ سارا بیان کر دوں، امام حسین علیہ السلام کو سب سے پہلے جب خط آیا اور بیعت کے لیے بلایا گیا تو آپ نے مدینہ 28 رجب 60 ہجری کو چھوڑ دیا تھا۔ 3 شعبان کو آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور پھر آپ نے شعبان، رمضان، شوال، ذیقات، ذی الحج تک مکہ میں قیام کیا۔ پھر 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے کوفہ جانے کے لیے۔ راستے میں عبیداللہ ابن زیاد کا ایک جرنیل تھے، حر بن یزید الریاحی، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور کہا مجھے گورنر نے کہا کہ آپ کو گرفتار کر کے میں اس کے دربار میں لے کے جاؤں۔ امام علیہ السلام نے کہا آپ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، کہا تم میرا راستہ چھوڑ دو، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ اور دوسرا امام نے کہا چلو تم میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو، جدھر میں جاتا ہوں تم بھی چلو۔ پھر امام علیہ السلام جو جناب حر کی وجہ سے راستہ روکا گیا، اب دیکھیے یہ بھی جنہوں نے جناب حر نے راستہ روکا تھا، شب عاشور وہ بھی یزید کا لشکر چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آگئے تھے۔ 2 محرم کو امام علیہ السلام اور ان کے ساتھی میدان کربلا میں پہنچ گئے تھے۔ اب 2 3 4 5 6 7 تک مسلسل یزید کی فوجیں آ رہی تھی، گورنر بھیج رہا۔ اب 7 محرم کو انہوں نے کہا، ان کا حصار تو ہو چکا تھا، انہیں گھیر تو لیا گیا تھا، اب انہوں نے کہا کہ ان کو اور اذیت دینے کے لیے کہ یہ گھٹنے ٹیک دیں، انہوں نے کہا ان پہ پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ تو 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جو حوض کوثر کے مالک تھے، کہ مرنے کے بعد جو ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر پلایا جائے، دنیا میں ان پر ہی پانی بند کیا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد 7 کو بند ہو گئے، 8 9 10 تک پانی بند رہا۔ کہتے ہیں کہ حالت یہ تھی 10 محرم کو پیاس کی وجہ سے، امام علیہ السلام کے ایک جو کمسن بیٹے تھے حضرت علی اصغر علیہ السلام جن کی 6 ماہ عمر تھی، کہتے ہیں ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اگر مٹھیاں بند ہو گئیں تو وہ کھلتی نہیں تھی، اگر بچے کی جو ہے منہ کھل گیا ہے تو وہ بند نہیں ہوتا، یعنی پیاس کی شدت کی کیفیت یہ تھی۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ علامہ صاحب، یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ 7 تاریخ تک اوبویسلی حصار کیا پہلے پورا جنگ کے لیے، کیونکہ وہ تو بالکل تیار تھے، آمادہ تھے، لیکن یہ جو ہماری طرف سے گیا یہ قافلہ اور انہوں نے کوشش کی کہ ان کو سمجھایا جائے، یا بتائیں کہ یہ جو سوچ ہے کہ پانی بند کر دو، یہ تو کہا جاتا ہے اسلام کی تاریخ میں کہ جنگوں میں بچوں پر، بزرگوں پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا جاتا، یہ تو اس قدر ظلم ہے کہ آپ نے پانی بند کر دیا، مطلب آپ نے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، یہ کیا سوچ ہے؟ اس کی ضمیر کیا ان کا ختم ہو گیا؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے۔ بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے۔ یقیناً دیکھیے ہر انسان کا یہ ضمیر سوال جھنجھوڑ دیتا ہے، مسلمان نہیں جو بھی انسان ہے، کہ وہ دیکھتا ہے کہ انسان کو اس اذیت سے دوچار کر کے پھر قتل کیا جانا چاہیے۔ حالانکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں جنگ ہو رہی تھی، جنگ صفین، وہاں پر بھی پانی پہ قبضہ کیا گیا اور کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر پہ پانی بند کر دو۔
پھر حضرت علی علیہ السلام نے حملہ کیا اور گھاٹ سے وہ فوجیں ہٹا دی شام کی. اب جب امام علی علیہ السلام کے لشکر نے قبضہ کیا تو آپ کے ساتھیوں نے حضرت علی علیہ السلام کو یہی مشورہ دیا کہ جیسے انہوں نے ہم پہ پانی بند کیا تھا کیا بات تو آپ بھی ایسے پانی بند کر دیں. تو بہت خوبصورت مولا علی علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم بھی ان پر ویسے ہی پانی بند کر دیں تو ہم ان میں کیا فرق رہے گا. حضرت علی علیہ السلام نے کہا یہ جنگ کے اصول نہیں ہے کہ مخالف لشکر کو پانی سے محروم کر دیا جائے یا بچوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے یا خواتین کو اذیت دی جائے یا قتل کرنے کے بعد ان کے لاشوں کے مسئلے کیے جائے. دیکھیے کربلا میں یہ بھی ظلم ہو رہا تھا, انہیں شہید کرنے کے بعد ان کے لاشیں بھی پامال کیے گئے. بالکل یعنی وہ ایک عجیب ہے, اسلام کی تعلیمات اور طرف کھڑی تھی اور وہ جو دوسرے لوگ بظاہر اسلام کا چہرہ لے کے کھڑے تھے وہ تو اسلام کی تعلیمات سے بالکل رہتی دنیا تک اس کی اگزامپل نہ کبھی آئے گی نہ کبھی رہی ہے. اور یہ قربانی کی داستان آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ انسانیت کے لیے ہے. اور ایسے میں جب غیر مسلم کہتے ہیں کہ مولا حسین ہمارے ہیں اور وہ بھی ان کی شان بیان کرتے ہیں اور اس تمام چیز کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی جسے کہتے ہیں آبدیدہ بھی ہو جاتے ہیں, افسردہ بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ جیسا وہ ظلم ہوا اس کی تو کوئی تاریخ نہیں. لیکن وہیں پر علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی ذکر کیجئے گا کہ مولا حسین اپنے پورے خاندان اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. تو مولا حسین تو جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے, نہ ہی لڑائی کی نیت سے آئے تھے. یہ تو جس طرح سے انہیں بلایا گیا یا جو پورا ایک سینیریو تھا اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا. جی اب دیکھیے اگر ہم نے واقعہ کربلا کے مقاصد اسباب نتائج اگر غور کرنا ہے تو اس کے لیے امام حسین علیہ السلام کے خطبات کلام پڑھیں. امام حسین علیہ السلام جب روانہ ہوئے تھے مدینہ سے تو آپ نے ایک وصیت نامہ لکھ کر اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو دیا تھا. اس کے اندر وصیت نامے میں کیا تھا وہ واضح طور پہ بتاتا امام علیہ السلام کیوں نکل رہے تھے. فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما. یاد رکھو میں شرنگیزی کے لیے نہیں نکل رہا, میں جاہو حشم یا حکومت کے لالچ میں نہیں نکل رہا, میں فساد پھیلانے کے لیے یا ظلم کو رواج دینے کے لیے نہیں نکل رہا. تو پھر کیوں قیام فرما رہے تھے؟ فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے نانا کے امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اب اس جملے میں غور کیجئے, رسول خدا کو دنیا سے پردہ فرمائے ابھی نصف صدی ہوئی ہے کہ جوانان جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. پھر آگے فرمایا کہ میں جو نکل رہا ہوں کیوں, اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر, میں چاہتا ہوں کہ نیکی کا حکم دیا جانا چاہیے, برائی سے روکا جانا چاہیے. کیا یہ کوئی نیا طریقہ ہے جو نواسہ رسول کر رہے ہیں؟ کہ وہ اسیرہ بسیرت جدی وہ ابی علی ابن ابی طالب, میں اپنا نانے رسول خدا کی سیرت پہ چلوں گا, بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پہ چلوں گا. دیکھیے اس وقت سب سے بڑی جو اسلام کے ساتھ ایک کھلواڑ ہو رہا تھا, یزید خود کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا تھا اور پھر اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا. اس نے ایک شعر اس کا مشہور ہے, تمام مورخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ کہتا تھا لا عیبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل, کہ بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگرا چایا ہوا تھا, کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا تھا, ان پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. جی بالکل ایسے ہے. نعوذ باللہ یہ جملے کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا. بالکل یعنی اسلام کے خلاف اتنی بڑی سازش ہوئی کہ اسلام کے نام پر اسلام کی جڑوں کو بالکل. علامہ صاحب آپ کی اسی بات سے کیونکہ یہ جڑا سوال ہے میرا بھی, تو میں یہ چاہوں گا کہ یہیں پر کر لوں. آپ نے ذکر کیا کہ جنگ کے تو اصول تو پامال ہوئے, وہ تو پوری تاریخ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو سوچ ہے اس طرح سے کہ آپ نے کہا کہ پہلے ہی وہ کہتے تھے کہ اصلاح کرنی ہے حضرت امام حسین, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہاں پر غلطی ہوئی, کہاں پر چوک ہوئی کہ اس طرح سے تعلیمات سے ہٹ گئے چند سالوں بعد؟ ایسا ہی ہے. اب دیکھیے در حقیقت یہ یقیناً ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن ایک رات کے ایک مہینے میں لوگوں کی فکر تبدیل ہو گئی. در حقیقت جو ایک نظام ہدایت تھا رسول خدا دینا چاہتے تھے, جب لوگ اس نظام ہدایت سے دور ہو گئے, اہل بیت سے رخ موڑ لیا گیا, تو اب یہاں تک کہ معاشرے کے اندر اتنی برائیاں اور بگاڑ پیدا ہو گئے کہ نواسہ رسول کو یہ کہنا پڑا کہ میں اب امت کی اصلاح کے لیے نکلنا چاہتا ہوں. اور آپ نے پھر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ یزید. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے اسلام کی بساط لپیٹ دو جس کا حاکم یزید جیسا ہے. یزید کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا وہ اسلام کا چہرہ ہے؟ کیا وہ اسلام کی نمائندگی کرے گا؟ امام علیہ السلام نے در حقیقت بتایا کہ میں اسلام کو بچانا چاہتا ہوں. میں خوبصورت مختصر وقت میں مثال دوں گا. اب دیکھیے اس وقت اسلام اتنا نحیف کمزور ہو گیا تھا
کہ اسے پھر سے توانا کرنے کے لیے خون کی ضرورت ہے. جیسے دنیا میں بھی کوئی بیمار ہو جائے, نحیف کمزور ہو جائے, تو اسے کہا جاتا ہے خون لگانا چاہیے. لیکن خون لگانے کے لیے بھی کہتے ہیں پہلے اسکریننگ ہونا چاہیے, بلڈ گروپ میچ ہونا چاہیے, پھر اسے خون لگایا جائے. سمجھیے اسلام بھی نحیف ہو چکا تھا, کمزور ہو چکا تھا, اب اسے نئی زندگی دینے کے لیے خون کی ضرورت ہے. لیکن اسلام کو خون اسی کا لگنا تھا جس کا میچ اسلام سے کرتا تھا. تو امام حسین علیہ السلام نواسے رسول, جوانان جنت کے سردار سے زیادہ کون سی ایسی مقدس اور خوبصورت ہستی تھی اور پاکیزہ ہستی تھی, قربانی ہوتی اور اسلام پھر سے زندہ ہوتا. ایسا ہی ہے, اور انہوں نے شجر اسلام کو ہمیشہ کے لیے توانا کر دی. بالکل, اور وہ ایسا زندہ ہوا کہ رہتی دنیا تک ایک ڈائریکٹ لائن حق اور باطل کی موجود ہے, جس کو پتا ہے کہ آپ حق سائٹ پر کھڑے ہیں اور آپ باطل کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کر سکتے ہیں. اہل بیت سے محبت تو ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں تو ذکر ہے ہی, لیکن قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. اور اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان, جس میں مولا حسین جنہوں نے قربانی دی. اور پھر اس کے بعد یہ کہیے گا کہ یہ کسی ایک فرقے کی محبت نہیں ہے. جب جیسے ان 10 ایام میں مجالس ہوتی ہیں, جلوس نکالے جاتے ہیں, وہیں پر ہمارے سنی بھائی سبیلیں بھی لگاتے ہیں. اس پیاس کے تناظر میں آج بھی اس یاد اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. یہ کتنا ضروری ہے. اب دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ قرآن نے بھی ہمیں کہا کہ ان سے محبت کرنی چاہیے. خود سورہ شورى کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ میرے نبی آپ امت سے کہیے مجھے اس رسالت کی صرف یہی اجرت معاوضہ چاہیے, میرے قربہ سے مودت کرو. اور پھر آیت تطہیر خود اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی کہ یہ پاک و پاکیزہ, ان سے رشت دور ہے. اور اس لیے امام حسین علیہ السلام کسی فرقے کی میراث نہیں ہے, بلکہ میں کہوں گا صرف اسلام کی میراث نہیں ہے, امام پوری انسانیت کی میراث ہے. یعنی جو بھی انسان اس کے اندر غیرت ہے, اس کا ضمیر زندہ ہے, وہ امام حسین علیہ السلام کے دروازے پہ چھپتا ہے اور امام علیہ السلام سے ایک روشن مستقبل کی نوید لے کے جاتا ہے. اور جیسے اب امام علیہ السلام کی یاد منانا مسلمان مناتے ہیں, سارے فرقے مناتے ہیں, شیعہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, کوئی بھی ہو. اسی طرح یہاں تک کہ ہندو بھی امام حسین علیہ السلام کی یاد بناتے ہیں. ہندوؤں کے اندر ایک حسینی برہمن کے نام سے ہیں, برہمن تو ان کا ہے نا ایک خاص جو ذات ہے, پھر وہ خود کو حسینی برہمن کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی کربلا کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. اسی طرح اگر آپ عیسائیت کو دیکھیں گے, لبنان کے بڑے بڑے مورخین ہیں, جارج جرداق جیسے کرسچنز, انہوں نے واقع کربلا امام حسین کو خراج تحسین. ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس تاریخ کے حوالے سے, 7 محرم کے حوالے سے, حضرت عباس کے حوالے سے بھی اگر آپ کچھ کہیں تو وہ بھی ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا ناظرین کے لیے. اب دیکھیے اگر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جناب عباس علیہ السلام کا کردار دیکھیں, وہ لشکر کے سپہ سالار اور سردار تھے. اور اگر جناب علی علیہ السلام کی زندگی دیکھیے, انہوں نے جب شادی کی تھی ان کی والدہ جناب فاطمہ کلابیہ, جن کا لقب ام البنین ہے, انہوں نے اپنے بھائی جناب عقیل سے پوچھا تھا کہ مجھے بتائیے پورے عرب میں کون سا ایسا قبیلہ ہے جو سب سے زیادہ شجاع اور بہادر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو قبیلہ بنو کلاب ہے وہ سب سے بہادر ہے. تو آپ نے کہا میں چاہتا ہوں وہاں شادی ہو, اللہ مجھے ایک بیٹا دے جو میری شجاعت کا وارث ہو اور کربلا میں میرے حسین کا مددگار بنے. پھر آپ نے وہاں پہ شادی کی اور جناب فاطمہ کلابیہ سے اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے. جناب عباس کے 3 بھائی اور بھی تھے اور وہ تینوں بھی کربلا میں شہید ہوئے. اب دیکھیے کہ جس کے لیے امام علی علیہ السلام بیٹا مانگ رہے تھے, ان 4 بیٹوں نے قربانی دی. اور میں کہتا ہوں کہ جب ماں جناب ام البنین جیسی ہو, پھر بیٹے ایسے جناب عباس جیسے ہوتے ہیں. کہ جب شہادت کی خبر ملی, واپس آیا قافلہ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, پھر رہا ہو کے واپس مدینہ آیا. جناب عباس کی والدہ زندہ تھی جناب ام البنین, ان کو بتایا گیا آپ کے بیٹے عباس شہید ہو گئے, آپ کے بیٹے عبداللہ شہید ہو گئے, جعفر شہید ہو گئے, عثمان شہید ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ حسین زندہ ہے یا نہیں. انہوں نے کہا میری جتنی اولاد ہے میں سارے حسین پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. اور حضرت عباس علیہ السلام نے بھی دیکھیے اپنے دونوں بازو کٹوا دیے, صرف اس لیے کہ لشکر حسین, خیام حسینی تک, ان کے بچوں تک پانی کا ایک گھونٹ پہنچ جائے. لیکن لشکر یزید نے اس پانی کی مشق کو پھاڑنے کے بعد پانی سارا بہا دیا اور امام علیہ السلام کے بچوں تک بھی پانی نہیں پہنچنے دیا. یہ ایک ظلم کی داستان ہے. بالکل بالکل, اور اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی اور نہ ہی کبھی ملے گی. اس پر ہم میمونہ آپ سے چاہیں گے کہ آپ ہمیں ایک کلام سنائیں اور پھر ہم بریک بھی لیں گے. بہت شکریہ میمونہ. اسی کے ساتھ ناظرین ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, پھر حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं और रिसर्चर्स भी बहुत से हैं, और एक हैरानगी तब होती है जब रिसर्च किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि जानवरों पर की जाए, और जानवर भी कोई आम नहीं। जानवर भी कोई आम नहीं, और ऐसा जानवर जिसको देखकर इंसान की बस चीखें निकलें। कुछ होते हैं ना, मतलब लड़कियां तो वैसे ही हर चीज से डर जाती हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मतलब एक्चुअली लड़की लड़का दोनों को डरा देते हैं। और मैं बात कर रही हूँ जी बिच्छू की। आपने कभी रियल लाइफ बिच्छू देखा है वैसे अबू सर? नहीं, मैंने ना देखा नहीं है, लेकिन बहुत सी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज या इस तरह से पिक्चर्स देखी हैं, रिसर्चेस देखी हैं। लेकिन हम आपको मिलाएंगे आज पेशावर से PhD स्कॉलर हैं प्रोफेसर मोहम्मद साहबजादा जवाद साहब, जिनको बहुत ज़्यादा रिसर्च इन पर करनी पड़ रही है क्योंकि वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो PhD कर रहे हैं। हाँ। और कितने जी बिच्छू उनके पास? उनके पास करीबन 700 के करीब बिच्छू हैं जो उन्होंने प्रिजर्व किए हैं, और ये सारी की सारी पिक्चर्स उनकी ओरिजिनल हैं। इन तमाम किस्म के बिच्छुओं के ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं। और अबू सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो स्क्रीन पर देखकर डर लग रहा है। और वो देखिए कैसे अपने हाथ के ऊपर और वो मतलब आई डोंट नो, लेकिन ज़ूलॉजी सब्जेक्ट रखना कोई आसान काम नहीं है। और ही इज द फर्स्ट PhD स्कॉलर फ्रॉम KPK जो खुद जाकर पकड़ते हैं, मतलब एक्चुअली हंट करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और इसके अलावा इनके पास जिंदा भी हैं, इसके अलावा इनके पास 700 के करीब जो है प्रिजर्व भी किया हुआ है। और लैब्स नहीं है, ये बहुत उनको शिकायत है कि यहाँ पर लैब्स रिसर्च के लिए नहीं है, जिसकी वजह से काम उनको खुद करना पड़ रहा है। तो हम आपसे मिलवाएंगे साहबजादा जवाद साहब को। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। जवाद साहब, जैसे कि हमने जिक्र किया है कि यहाँ पर आपको शिकायत है कि लैब्स नहीं हैं, लेकिन इस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये आपको शौक कैसे हुआ, आपके ख्याल कैसे आया कि आपने बिच्छुओं पर रिसर्च करनी? सर बिच्छू के ऊपर जो मैंने रिसर्च का स्टार्ट लिया था, एक तो मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा था कि यहाँ इसको लोग पेशावर में ड्रग एडिक्टेड लोग जो होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने समझा कि शायद ये यहाँ पे हमारे पास आसानी के साथ अवेलेबल होंगे। दूसरे मेरे कुछ और दोस्त हैं, वो भी मुख्तलिफ चीज़ों के डाइवर्सिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरह स्पाइडर एंड्स है, इस चीज़ों के ऊपर। तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना बिच्छुओं के ऊपर काम स्टार्ट कर दूं। तो जब मैंने बिच्छुओं की कलेक्शन स्टार्ट की मुख्तलिफ रीजन के खैबर पख्तूनख्वा से, तो मुझे वहाँ से बिच्छू मिलना शुरू हो गए, तो इसी तरह मैंने स्टार्ट किया था। सर कभी डर नहीं लगा, खौफ नहीं आया? आपकी कुछ वीडियोस तो स्क्रीन पर देखकर मुझे एकदम से लगा कि क्योंकि जहरीले भी होते हैं और मतलब ये बड़ा एक नुकसान भी हो सकता है, तो कभी इस तरह से फील नहीं हुआ? क्योंकि आपको नहीं पता आप किस किस्म का बिच्छू पकड़ रहे हैं, उसका डंग किस किस्म का होगा। इस पूरी हंट में आप इन तमाम चीज़ों को कैसे रिसर्च करते हैं? बिच्छू जो है वो तो उसका काम ही डंग मारना है और सब इंतहाई खतरनाक है। फिर इसमें एक फैमिली है, फैमिली ब्यूटीडी, वो इंतहाई खतरनाक है। उसके अलावा मैं जो एहतियाती तदाबीर प्रिकॉशन जो है उन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि उसको फॉलो करूँ, और मुख्तलिफ जगहों का विजिट करता हूँ। फिर अपने मेथड्स होते हैं कुछ, मैं तो ज़्यादातर लोकल मेथड इस्तेमाल करता हूँ इनकी कलेक्शन के लिए, तो इसको मैं कलेक्ट करता हूँ। मुख्तलिफ इलाकों से मैंने अभी तक जो है कलेक्ट किए हैं खैबर पख्तूनख्वा के। तो जवाद साहब ये बताएं कि ऑब्वियसली बहुत बड़ी तादाद है आपके पास बिच्छुओं की, ये इनकी किस्में कितनी होती हैं? आपके पास कौन कौन सी किस्मों के हैं, कलर्स क्या हैं उनके, इस बारे में कुछ बताएं। सारी दुनिया में अगर आप देखें तो जो स्कॉर्पियंस हैं इसकी 20 फैमिलीज हैं, और 20 में तकरीबन 2500 इसके मेंबर्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं और उसके ऊपर काम शुरू है। अभी मेरा रिसर्च तहकीक इसी के ऊपर है कि हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में इसकी कितनी किस्में हो सकती हैं, खानदान इसकी कितनी है। तो स्पीशी लेवल तक जाने के लिए, मेंबर को स्टडी करने के लिए मालिक्यूलर स्टडी और मॉर्फोलॉजिकल इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मेरा काम उसके ऊपर शुरू है, और मेरे साथ जो अभी मैंने तहकीक की है और जो शुरू है, तो मेरे साथ 3 फैमिलीज आई हुई हैं। 3 फैमिली स्कॉर्पियंस की आई हुई है जो मैंने अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में इसको आइडेंटिफाई किया, 3 फैमिलीज को। बिल्कुल सही। अच्छा जवाद साहब ये कहिएगा कि आपके ये जो पूरा आप रिसर्च प्रोजेक्ट है PhD के लिए, इसका हाइपोथेसिस क्या है? आपने मतलब किस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, उसका कंक्लूजन क्या होगा? छोटा सा सवाल एक अपना मैं ये भी ऐड कर दूं कि आपने कहा कि हर बिच्छू डंग मारता है, तो फिर ये आपके हाथ पे किस तरह से चल रहे हैं? आपने पकड़े भी हुए हैं? ये अगर आप देख ले तो उसमें से मैंने जो पकड़े हुए हैं ये तो फोर्सेप से पकड़े, और जो हाथ के ऊपर है ये तो मैंने वैसे एक तस्वीर 2 लिए है, ये मरे हुए स्कॉर्पियन है। आपको मैं बताता चलूं कि ये मरे हुए प्रिजर्व है, इसलिए मैंने हाथ के ऊपर रखा हुआ है। जी जवाद साहब, जो आपसे पूछा हाइपोथेसिस, जी हाइपोथेसिस बताइएगा। हाइपोथेसिस ये है कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ कि खैबर
इसकी कितनी फैमिलीज हैं, ठीक, इसकी डाइवर्सिटी एबंडेंस ज्यादा हो सकती है। तो इससे ये फायदा होगा कि जितनी भी स्पीशी है या डाइवर्सिटी है, एक किस्म की वाइल्ड लाइफ जो है वो लोगों के सामने आ जाएगी कि खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान में इसकी ये स्पीशी है और ये फैमिली हमारे पास मौजूद है। तो इसका ये एक फायदा तो ये है। दूसरा फायदा ये है, अगर कोई फार्मासिस्ट या मेडिकल लोग या कोई इसके जहर के ऊपर काम करना चाहता हो और रिसर्च करना चाहता हो तो वो हमसे राब्ता कर सकते हैं या हम एक कोलैबोरेटिवली वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर, इसके वेनम के ऊपर। जो तो साहब अब तक कहाँ तक पहुंची रिसर्च आपकी? रिसर्च कहाँ तक पहुंची अब तक? कितनी को एग्जाम मिल चुकी हैं अब तक स्पीशीज कितनी अब तक मिल चुकी हैं आपको? रिसर्च कहाँ तक पहुंची है? सर जी फैमिलीज के लेवल तक मैं पहुंचा हूं और मेरे पास है 4-5 जिनस आई हुए स्पीशी के लेवल तक। अभी तक वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास लेबोरेटरीज की फैसिलिटी। बिल्कुल सही जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। पूरी दुनिया में बिच्छुओं के 20 खानदान के 2500 रुकन होते हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर कोई इस तरह का स्टेप ले रहा है और इंटरनेशनली अपनी रिसर्च रिकॉग्नाइज कराना चाहता है तो गवर्नमेंट और सिस्टम को उसे सपोर्ट करना पड़ेगा रिसोर्सेज की, जो कि हमारे यहाँ पे मुल्क में नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया जवाद साहब और आपको गुड लक आपकी रिसर्च के लिए, जो कि बड़ी जबरदस्त रिसर्च मुझे तो लगी। जबरदस्त तो मुझे क्या, थोड़ा सा एनीवेज जी हमारा टाइम खत्म हुआ, आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।